श्रोताओं, साहित्य के उद्देश्य जो होते हैं वो बड़े ही विस्तृत होते हैं। वो कोई भी दौर हो, कोई भी हालात हो, साहित्यकार अपनी दीर्घकालिक और कालजयी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वो तमाम परिस्थितियों से जो तात्कालिक रूप से उसे प्रभावित कर सकती हैं, उनसे उबर करके उनकी अनुभूति को रखते हुए ऐसा कुछ रचता कहता है जो कि कालजयी हो जाती हैं, जो मानवीय जो मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, उनके सापेक्ष रचनाएं होती हैं और उन्हें और भी सबल बनाती हैं। तो काशी और हिंदी साहित्य हम कहें तो एक बड़ी समृद्ध परंपरा यहाँ की रही है और आज के हालात में और जो वर्तमान स्थिति है उन संदर्भों को देखते हुए एक वरिष्ठ साहित्यकार के नाते प्रतिष्ठित पत्रिका सोच विचार के संपादक हमारे साथ हैं। डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी वरिष्ठ समालोचक समीक्षक हैं। हिंदी अध्ययन अध्यापन का आपका एक सुदीर्घ अनुभव रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी और पत्रिका की भी बहुत ही अलग पहचान बनाई है और भीड़ से अलग हट करके आपका व्यक्तित्व है, शख्सियत है। हम आपका आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। तो एक साहित्यकार के रूप में ये जो लॉकडाउन की अवधि रही, बहुत कुछ सब कुछ थम सा गया और पिछले करीब एक सदी में ऐसे पहली दफे हालात हुए कि इतने विकास का पहिया जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था अचानक रुक गया। किस तरह से देखा आपने एक साहित्यकार के नजरिए से इसे? अरुण जी, देखिए, कोविड-19 की जो चेतावनी है, उसका जो प्रकोप है, उसका जो आतंक है, उसने पहली बार गंभीरता से जिंदगी के बारे में और खास करके जो हम लोगों का विकास का जो नजरिया है, विकास का जो पैमाना है, उसके संदर्भ में सोचने के लिए विवश किया है जी। बहुत सारी चीजें बदली हैं। पुराने जमाने में विकास का जो पैमाना था, वह विकास का पैमाना यह था कि एक आदमी के रूप में जी हम कितनी आदमियत हमारे भीतर है। क्योंकि आदमियत ही तो मूल तत्व है। मनुष्य की पहचान, उसके विकास का पैमाना, उसके बड़प्पन का पैमाना या उसके छोटेपन का पैमाना, यह तो आदमियत ही हो सकती है। तो पुराने जमाने में खास करके मान लीजिए कि 75 वर्ष का मैं होने जा रहा हूँ या 75वां साल है जी। तो करीब 65 साल का जो जीवन है, वह तो बिल्कुल अपने होश चेत का हमारे सामने है जी, है ना। तो इन 65 वर्षों में जो जिंदगी के प्रति एक नजरिया था, वह नजरिया एक धीरे धीरे बहुत काफी बदलता गया और बदलते बदलते वहाँ आ गया, एक तरीके से मैं कहूँगा उस क्लाइमेक्स पर आ गया जहाँ परिवर्तन की जरूरत थी। तो इस कोविड ने हमको परिवर्तन के मुहाने पर ला करके छोड़ दिया है कि अब चीजों को फिर से पुनर्निर्धारित किया जाए। जी। सोचे जैसे मान लीजिए कि पुराने जमाने से हम लोगों के यहाँ शौच का बड़ा विचार था, भक्षा भक्ष्य का बहुत विचार था, है ना। जी। अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमने इस विचार को बिल्कुल खारिज कर दिया एक तरीके से। माने पाक कला जो है, पाक एक यज्ञ है, पाक एक यज्ञ है, इसको हम लोग भूल गए। हम लोगों ने इसको भुला दिया। बिल्कुल, खान पान की शुद्धता हमारी परंपरा में, आचार विचार व्यवहार में रहा है। जी। तो उसको हम लोगों ने भुला दिया। अब तो फूड जो है फास्ट फूड हो गया। अब कोविड ने, अब ये देखिए, बताइए, हमारा देश है जहाँ पहले कहा जाता था, सुनते हैं कि भोज किया किसी दरबार में, किसी कवि को अपमानित किया गया या कह दिया गया कि भाई तुम इस वेशभूषा में आए हो, तुम, यह विद्वानों की सभा है, इसमें तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो उसने राजा को लिख करके पूछा कि अरे राजन, बताइए
आपके दरबार में मुझे मूर्ख कह दिया गया। मैं चलते हुए खाता नहीं हूँ, हंसते हुए बात नहीं करता हूँ, जहाँ दो आदमी बात कर रहे हैं उसमें तीसरा बन करके मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ जी। ये सब कार्य जब मैं करता ही नहीं हूँ तो मुझे आपके दरबार में मूर्ख क्यों कह दिया गया? मैं मूर्ख कैसे? तो उसमें पहली मूर्खता का पैमाना था कि चलन न खादामी, हसन न जलते। मैं चलते हुए नहीं खाता हूँ जी जी, और हंसते हुए खीस निपोड़ते हुए मैं बात नहीं करता हूँ। तो अब ये जो चलन न खादामी, जहाँ पर मूर्खता की बात मानी जाती थी जिस देश में, अब वो फैशन हो गया वो। उस देश में हम लोगों ने बफे को एक मानदंड मान लिया, है ना? चलते हुए खाना, हरहोर करके एक ही उसमें सारे पदार्थों को लेके खाना, झुंड में जी खाना, जी, है ना? तो ये हम लोगों ने एक मानक बना दिया। जबकि बहुत हाल के समय तक, हमारे भी बचपन तक था कि पालथी मारकर बैठना है और आसन पे बैठना है, हाथ मुंह सब धो पोंछ के, और खाते समय बोलना नहीं है। ये तो परंपराएं हमारा अभिन्न हिस्सा रही हैं हमारे यहाँ। जी जी जी। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि एक कोविड ने हमको एक अवसर दिया जी जी, कि हम इस पर अब सोचें कि भाई जिस देश में पाक यज्ञ था, जिस देश में कपड़ा उतार करके आसन पर बैठ करके, है ना, और भोजन के वक्त भी पूजा और उसकी एक प्रक्रिया थी कि वो लोग उसकी आराधना करते थे कि आपने हमें ये भोजन उपलब्ध कराया, हम आभारी हैं। अन्नपूर्णा है। जी जी जी, है ना? तो ऐसे देश में जो तमाम बदलाव आ गए थे, है ना, हमारा जो स्व है, जिसको स्व कहते हैं, जी जी, इस स्व से ही तो सब सारी चीजें निर्धारित होती थी। स्वस्थ का मतलब था स्व में स्थित। अगर हम अपने स्व में स्थित हैं तभी हम स्वस्थ हैं। ये परिभाषा है। जी जी। हाँ, लेकिन अब जो है वह जो स्व, धीरे धीरे वह स्व जो है वह बिलाता चला गया तमाम विस्तार के भीतर। विलासिता की चीजें, भौतिकता की चीजें, जी, में बिलाता चला गया। अब वह स्व अपनी भाषा में, स्व अपनी भूषा में, स्व अपने खान पान में, स्व अपने आचार विचार में, है ना, तमाम चीजों में, अपनी परंपराओं में, यह जो स्व था उस स्व को विस्तार करके जी जी, हम विस्तार की तरफ बढ़े। और जो सारे संसार में है उसको हम कितना अपना सकते हैं, कितना दूसरों का नकल कर सकते हैं, इसी को हमने विकास का एक पैमाना माना। जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि पहले व्यक्ति के आचरण से, उसकी विद्वता से उसके बड़प्पन का एहसास होता था। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले, ये जो भौतिकता की चीजें हैं, इनसे लगा कि आदमी बड़ा हो गया। तो इस सोच को एक झटका लगा और उसमें पुनर्विचार की जरूरत इस कोविड ने हमें इसका एहसास कराया। जी, वो चीज ही खत्म हो गई। आप समझिए कि 65 में हमारी शादी हुई। जी जी। तो उस 65 के समय में जिस आदमी को ससुराल से अगर एक तो किसी को साइकिल मिल जाता था, और साइकिल में अगर हरकुलिस मिल गया किसी को, क्या बात है, तो वह धन्य भाग हो जाता था, दिखाता था कि ये हमारे ससुराल से मिली। हाँ। रेडियो आपका एक मिल जाता था, और वो रेडियो खास करके नेशनल एको वगैरह उस समय चला था, जो कैबिनेट वाला बड़का डंडा वाला। जी जी जी, जिसको मिल जाता था वो दिखाता था कि हाँ भाई ये इतना बड़ा रेडियो मिला है। हाँ। माने कहने का कि एक बहुत सामान्य वे में लड़के ठनगन भी करते थे। कहा जाता था कि ये दहेज है और यह वह हल्ला भी होता था। लेकिन उस समय कितनी आदमी की इच्छा होती। सादगी सोचिए किस हद तक का कितना विस्तार। घड़ी, रेडियो, साइकिल, ये बिल्कुल शादी के ये ऐसे एक चिन्ह हो जाता था कि घड़ी, रेडियो, साइकिल है। लेकिन अब धीरे धीरे वह सारा हम लोग दहेज और तमाम चीजों की निंदा करते करते उस जगह पहुंच गए थे जहाँ की शादी के ताम झाम में इतना खर्चा होने लगा जितना इंजीनियर डॉक्टर बनाने में नहीं होता है। ये सही आपने कहा। प्रदर्शनी खाना की प्रदर्शनी सजा दो, है ना।
अंग्रेजी भी है, दक्षिणी भी है, हाँ, हाँ, चाइनीज भी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें यहाँ से वहाँ तक सब सजा दो और खिलाने का कोई भाव ही न हो। हाँ हाँ, ये भी बात है। हमारे यहाँ तो बिना पूछे कहे कोई अपने से उठा के खाने की आदत और परंपरा ही नहीं रही है। गांव में तो विजय होता था कि विजय हो गया यानी खाने पे चलिए, खाना तैयार है। आपका अतिथि खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो क्या कर रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं। आपने छोड़ दिया उस प्रदर्शनी में, देखो, है ना। अच्छा, और मुझे तो इसका अनुभव हमेशा ही होता रहा। जी जी जी। इसलिए कि तमाम लोग बुलाते होंगे और वहां गए तो किसने बुलाया और कौन आया ये देखने वाला भी नहीं रहता है बहुत सारी जगहों पे। क्योंकि प्याज लहसुन खाते नहीं, इसलिए खान पान अपना जो है बहुत ही सीमित है। जी जी जी। तो यहाँ गए, निमंत्रण किया, उपस्थिति दर्ज कराई और चल दिए, है ना। तो कहीं उसको क्या मतलब, जिसने बहुत अधिक आग्रह किया, अरे भाई ठीक है, आप अपना काम देखिए, हम देख लेते हैं घूम। हाँ। अब उसको क्या पड़ी है कि वो देखे कि हमको पानियों मिला कि नहीं। हाँ। है ना। तो तमाम चीजें वाटर। अच्छा, वही पहले बड़ी बड़ी बारातों में भी लोगों के लिए दही और चीनी मीठा ये सब व्यवस्थाएं हो जाया करती थी। भाई पहले घर में आप बनवाते थे ना। पहले तो हमारे घर 3-4 लड़कियों का विवाह हुआ, सब दरवाजे पर बारात आई, 2-2 दिन बारात रहते थे। हाँ, जनवासा। जी ऊपर जी। छत पर, ऊपर छत पर पड़ोसियों के छत पर बैठा के काम चला लेते थे। मोहल्ले में किसी का बैठका है, वहाँ टिका देते थे। अच्छा, उसमें भी तरह तरह के लोग आते थे कि हम फला चीज खाते हैं, तो उनके लिए वो चीज उपलब्ध कराई जाती थी बड़े आदर के साथ में। तो उसमें सब कुछ कर लेते थे। घर पर मिठाइयाँ 5 तरह की मिठाइयाँ, पचमेल मिठाई, जी जी जी, मिट्टी के प्लेट में वो आदर के साथ दी जाती थी, और उस समय लोग 5 मिठाई खा भी लेते थे। हाँ। लेकिन ऐसा जमाना आ गया कि उसमें जो कॉलेज की कविता है ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। हाँ, ये चारों तरफ पानी है, लेकिन एक बूंद पानी के लिए नहीं है। और लाखों लोगों के ये हालात है कि उन्हें मिठाई सिर्फ टूंग देना, जिसको कहते हैं कि वो टूंग लेते हैं, तो क्या है कि फला बीमारी हो गई है। अब तो कम से कम वो जमाना आ गया कि हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा इन चीजों पर। शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, करनी हो, 50 आदमी के भीतर निपटा लेना है। जी जी जी। और बहुत सी शादियां इस दौर में हुई हैं, 5-8 लोगों के बीच में शादियां हुई हैं। जी। तो 50 के भीतर निपटावेंगे तो वह जो हार्दिकता जो पहले थी, जो आवश्यक अंग थी, जी जी, वह कहीं न कहीं लौट आएगी, थोड़ी बहुत वापसी होगी, लौट आएगी, और फिर आगे विस्तार होगा तो सही दिशा में होगा। ऐसा कोविड के समय में वर्तमान में तो लगता है कि कुछ न कुछ इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। और अब हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा कर लें कि आपका साहित्य से बड़ा गहरा जुड़ाव है, तो जो साहित्य के सामाजिक सरोकार होते हैं, पूर्व में भी कई महामारियां आई, प्लेग और हैजा वगैरह, तो उस दौरान भी बहुत सी रचनाएं हुई, और हमारे यहाँ तो आजादी का दौर हो या समाज सुधार का दौर हो, साहित्य ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे कुछ रचनाकार रचनाएं जो आज के दौर में, जैसे कामायनी में भी प्रलय का जिक्र है, तो आज के दौर में कुछ साहित्यिक रचनाएं जो जिनके उदाहरण या जिनके बारे में चर्चा करके कि उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, इस बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। भैया अरुण जी, देखिए, साहित्य तो जिंदगी से ही जुड़ा हुआ चीज है ना। जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के समानांतर। जी जी। जैसे जिंदगी एक रचना है जिसको हम मानते हैं कि ऊपर वाले ने हमको भेजा और ये सब किया, जैसे वह रचयिता है, वैसे ही साहित्यकार के रूप में आप भी रचयिता है, साहित्यकार भी रचयिता है। जी जी, है ना। असारेस्मिन् संसारे कवि रेखा प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। जैसे ऊपर वाले ने संसार की रचना की, वैसे ही साहित्यकार ने जीवन की रचना की। सोचिए कितना बड़ा और बड़े दायित्व का एहसास ये पंक्ति कराती है। जीवन की रचना किया तो साहित्यकार भी रचता है, और जैसा उसको लगता है ये संसार, वैसा वो रचता है। वो विधाता की रचना से बंधा हुआ भी नहीं है ना। वो अपनी कल्पना की उसकी सृष्टि है। तो साहित्य में भी जैसे जिंदगी में छल छद्म घुस गया था, जिंदगी में बनावट जैसे घुस गई थी, जैसे कृत्रिमता घुस गई थी, जी जी, गलत मूल्य जैसे घुस गए थे, वैसे ही कहने की जरूरत नहीं है कि आधुनिक युग के साहित्य में भी
ऐसे सारे मुर्दों का प्रवेश हो गया था। अवांछित घुसपैठ हो गई। जी जी। हाँ, तो साहित्यकार भी अपने दायित्व से धीरे धीरे हटता गया और कटता गया। जी जी जी, है ना। तो ये बात सुनने में तो खराब लग सकती है, लग रहा है कोई उपदेश दे रहा है, भाई मैं भी साहित्यकार हूँ, मैं भी कहीं न कहीं स्खलित हूँ, मैं भी इससे प्रभावित हूँ, है ना, कि इसको उपदेश मत समझिए। नहीं। लेकिन साहित्यकार भी अपने रास्ते से वो हटता गया। जी जी जी। उसने नारा तो बहुत लगाया, जैसे राजनीति में नारे लगते हैं, वैसे साहित्यकार ने भी नारा तो बहुत लगाया, प्रगति और जनवादी होने का। लेकिन भीतर के स्तर पर साहित्यकार के नाते एक जो बड़ा मनुष्य उसके भीतर है। हम साहित्यकार हैं इसलिए कि सामान्य आदमी की तुलना में हमारे भीतर कुछ ज्यादा आदमियत है, हमारे भीतर ज्यादा कुछ चिंतन है, बौद्धिक चेतना है, जी जी, कल्याण की ज्यादा भावना है ना, इसलिए हम साहित्यकार हैं। जी। तो साहित्य भी अपने इस बड़े दायित्व से मानवीय सरोकारों से थोड़ा बहुत हटता और कटता गया। और वह दौर आज ही कोविड के दौर में भी हमको तो हंसी आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इस समय में, कोविड के समय में, लॉकडाउन में हमने बहुत रचा। हम कोई कहता है कि हम 4 कविता रोज रचते हैं, सोचिए, हमने इतना कुछ किया, इतना उपन्यास लिख रहे हैं। अरे भाई कहाँ आप हैं, किस दुनिया में आप हैं? अगर आप साहित्यकार हैं तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि कविता जो है वह दुख की अनुभूति से उत्पन्न होती है, यथार्थ दुख से नहीं। सुख की अनुभूति से कविता होती है। और साहित्य में तो रचना के एक पकने और तैयार होने का भी वक्त हुआ करता है, ये तुरंत वाला साहित्य आ गया है। अब कोई जो है वहाँ से चल रहा है, पैदल आ रहा है हजारों मील से, उसके ऊपर दुख का पहाड़ है, नौकरी छूट गई, मकान छूट गया, धंधा छूट गया, है ना, कोई वजूद उसका नहीं है। अब उससे आप सोच सकते हैं कि कविता करेगा? नहीं। कवि कर सकता है अगर कवि उस दंश का महसूस कर सके, जी जी, वो पके, तो कवि थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन इस दौर में भी जो तमाम मौसमी रचनाएं, जी जी जी, वही मैं कहने वाला था कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका के आप संपादक हैं और काफी रचनाएं आती हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ाव है आपका, जो तमाम तो मौसमी रचनाएं होती हैं। देखिए पत्रिका का तो एक धर्म है। हाँ। जैसे हमने भी अभी अप्रैल मई का जो अंक निकाला है, वो आपको मिला हो न मिला हो, जी जी जी, तो उसमें कोविड-19 के युग में के समय में लोगों का कैसा अनुभव है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें तो पत्रिका के निकालने में ये सारे फैक्टर होते हैं, है ना, सब कुछ। लेकिन पत्रिका में जो हमने निकाल दिया वह सब स्तरीय साहित्य है, ये दावा मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। ये तो है, लेकिन थोड़ा सा एक वो तो होता है ना कि अगर आपके संपादन में पत्रिका निकल रही है तो उसका अनुपालन हो, और हो रहा है बहुत। नहीं, वो तो देखा जा सकता है, तो स्टडी की चीज है, इसलिए जो सामने है पत्रिका उसके बारे में मैं अपनी तरफ से क्या दावा कर सकता हूँ, है ना। तो माने कहने का कि जो मौसमी हिसाब किताब है, साहित्य है, मौसम का भी बड़ा महत्व होता है ना। तो ये कोरोना का मौसम है और सुबह से शाम तक 4 कविताएं कहने वाले भी लोग हैं, जी जी। अब उस मौसम के बाद उस गीत की अहमियत समाप्त हो जाती है, है ना। तो ऐसा करिए कि मौसम का गीत गाइए, लेकिन जो साहित्य की आत्मा है, जो कविता की आत्मा है, वह तो कहीं न कहीं आदमियत के, मनुष्यता के इर्द गिर्द ही है। वह जो मान मूल्य है कविता का, साहित्य का, वो शाश्वत है, सार्वभौमिक है और कालजयी होते हैं, जी जी। उस खूंटे से आप बंधे रहिएगा तो इस समय का भी साहित्य आगे चल करके वह मनुष्यता के साथ बंधा होने के कारण स्मरणीय होगा, स्थायी साहित्य का अंग होगा। अगर केवल कोरोना का हाहाकार और यही आप उसमें दिखा रहे हैं, वो फिर समाचारों का काव्यानुवाद ही हो गया एक तरह से। जी। और ये कह रहे हैं कि आप बनारस में हैं। बनारस तो एक अपनी उसकी अलग मस्ती के लिए पहचाना जाना जाता है, तमाम यहाँ के रचनाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने बनारसी जो एक मिजाज है उसको पहचान दी है। तो इस दौरान तो बहुत कुछ, सब कुछ थम सा गया है। जो बनारस का रहन सहन था वो एक बनारस काशीवासी
बनारसी होने के नाते उसको आप किस तरह से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? जिसको बनारसीपन कहते हैं, है ना, तो वो बनारसीपन जो बनारस के मन मिजाज का आदमी है, वो पहली चीज यह है कि बहुत ज्यादा घबराता नहीं है, उसका मन कभी छोटा नहीं होता है, वह मान के चलता है कि बड़ी से बड़ी भी जो आपदा दिखाई पड़ रही है वो हमारी जिजीविषा से काफी 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 छोटी है। और हमारी जो जिजीविषा है वह किसी आपदा के द्वारा, किसी कठिनाई के द्वारा वह कहीं से भी विचलित नहीं होने वाली। अच्छा, इसी सोच को लेकर के तमाम बड़े रचनाकार हुए बनारस में, और लेकिन जिन्होंने हास्य व्यंग्य के जरिए गुलामी का दौर रहा हो या फिर तमाम जो और सामाजिक विसंगतियों और संगतियों के दौर रहे हैं, तो ये जो व्यंग्य की या कटाक्ष की परंपरा रही है उसको वर्तमान में किस तरह से देखते हैं आप? कि साहित्य का जो सृजन है, जो काशी हिंदी को बनाने और खड़ा करने में जिसने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका काशी ने निभाई, वो आज साहित्य के अपने दायित्वों को या यहाँ के रचनाकार किस तरह से निभा पा रहे हैं? आप तो एक इसके बड़े अग्रणी एक योद्धा कहें कि साहित्यिक योद्धा के रूप में आप इस वक्त में दौरे हाजिर में हैं, आप शख्सियत ऐसी। अरुण जी देखिए, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के का सीधे उत्तर देना वह बहुत ही अप्रिय होगा। तो ऐसे प्रश्नों से मैं प्रायः करके बचता हूँ। लेकिन असलियत यही है कि जो हास्य व्यंग्य है ना, हास्य है, वह हास्य तो साहित्य के 9 रसों में जिंदगी का एक अंग है जी, और उस रूप में एक रस हास्य है। कहा गया हासो चित्त विकासः, श्रृंगार को जब रसराज कहा गया तो इसलिए कि श्रृंगार से चित्त की धृति होती है, चित्त द्रवित होता है। श्रृंगार एक ऐसा है कि पशु पक्षी ये जितने प्राणी हैं सब कहीं न कहीं उसका अनुभव करते हैं, है ना। तो श्रृंगार को इसलिए रसराज कहा और उसको कहा चित्त द्रवित होता है। श्रृंगार की ठीक बाद है हास्य जी, दूसरे नंबर पर हास्य है। और कहते हैं हासो चित्त विकास है, हास जो है चित्त के विकास का सूचक है। विकसित चित्त वाला ही हंस सकता है और मनुष्य ही हंस सकता है। मनुष्य छोड़ करके दूसरे जितने प्राणी हैं किसी को हंसने की क्षमता भगवान ने दी नहीं है। यह हास्य केवल मनुष्य के पास यह क्षमता है। तो हास्य मूल रस में है। और पुराने जो रचनाकार थे वह मूल रस के रूप में हास्य की पहचान रखते थे। जिंदगी में जहाँ हास्य है वहाँ से हास्य को उठाते थे, है ना। और उस जिंदगी में चूंकि हम भी हैं तो दूसरों के साथ साथ अपने ऊपर भी हंसते थे। हास्य चित्त का विकास करता था। बहुत सारी चीजें हंसी हंसी में कह दी जाती थी, अनुभव कर दी जाती थी। वह जो हास्य का स्वरूप था, इसीलिए पुराने जमाने से भारतेंदु से और उसके पहले कबीर से लेके देखिए, कबीर से ज्यादा हास्य किसके यहाँ मिलेगा? खोजिए तो। वो फक्कड़पन और बिंदास अंदाज में बिल्कुल बेझिझक कह देने वाली बात। सारे सिंह चरावे गाई, सिंह गाय चरा रहा है, नदियाँ डूब रही है, नदी डूब रही है। क्या अद्भुत बिंब है जी। माने कहने का कि उनसे ज्यादा हास्य किसके यहाँ मिलेगा? भागवत उठा लीजिए, सूरदास को उठा लीजिए, बाल लीला के वर्णन में कितना हास्य है। भारतेंदु के यहाँ देख लीजिए, पूरी जिंदगी है और पूरी जिंदगी में हास्य भी है। हास्य के मार्फत जो है जिंदगी के उन्नयन की बात है। जी जी, व्यंग्य के द्वारा जिंदगी के सुधार की और जिंदगी को आगे ले जाने की बात है। क्योंकि जहाँ व्यंग्य काम कर सकता है वहाँ नहीं। हमारा बेटा है जी जी, कहने में नहीं है। यह सच है कि आजकल के दिन में बेटा बाप से डरे या न डरे, लेकिन बाप बेटे से डरता है। जी जी, है ना। तो हम अपने बेटे से नहीं कह सकते उपदेश दे, कहेगा पापा आप तो बस यही जब होगा तब उपदेश दीजिएगा। अपना उपदेश अपने आपका जमाना बीत गया। हाँ, वो दौर और था, अब ये नया जमाना है। तो अब आपको
आपको अगर रहना है समाज में, तो आपको रहना ही है, रहना ही चाहिए। तो हमेशा गंभीर, हमेशा उपदेश, हमेशा संदेश के द्वारा गाड़ी नहीं चलने वाली है। इस जिंदगी की विशेष बदली हुई परिस्थिति में हास्य और व्यंग्य की एक बड़ी भारी भूमिका थी। और हमारे रचनाकारों ने कम से कम 60 के पहले तक के जो रचनाकार थे, जी जी, उन्होंने इस भूमिका को खूब अच्छी तरह से अनुभव किया। सब पंडित लोग थे। बनारस में अगर हम देखें, जी जी, तो चाहे बेढप जी हों, चाहे चोट जी हों, चाहे बलदेव प्रसाद मिश्र हों, चाहे रुद्र जी हों, है ना, भैया जी बनारसी हों, जितने भी थे, ये सब के सब बड़े पंडित लोग थे। सब के सब बहुत शुद्ध, बहुज्ञ, बहुपठित थे, विद्वान थे। जी जी। तो इस परंपरा में जी जी, उन्होंने हास्य को चुना था, इसलिए कि हास्य के द्वारा समाज की विकृतियों की ओर जितनी आसानी से, जितनी गहराई से इशारा कर सकते हैं, जी, उतना किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। सारे बड़े गंभीर लोग थे और गंभीर लोगों ने हास्य के माध्यम को चुना था। हास्य जमाऊ हास्य हो गया है, व्यंग्य जमाऊ व्यंग्य हो गया है। तो अब लोग कविता सुनाते हैं और अच्छे अच्छे कवि कहते हैं, अरे भाई आप लोग हंसिएगा नहीं, ताली नहीं बजाइएगा, तो कह के कि अरे भाई आप ऐसी बात सुनाओ, कि लोग खुद ब खुद मजबूर हो जाएं वाह करने के लिए, ताली बजाने के लिए। अभी मैं बताऊं, अभी मैं चोट जी की कविताओं का संकलन छप रहा है, उसका 1-2 महीने में छपने वाला है। जी जी, हाँ, तो उसको मैं देख रहा था कि बिल्कुल अपनी जिंदगी के जितने अनुभव हैं, डे टू डे की जिंदगी के भीतर जहाँ कहीं भी है, कभी रो रहा है, भीतर करुणा का जो असीम भंडार है, वह हास्य के रूप में फूट रहा है। क्या बात है। हास्य के भीतर, व्यंग्य के भीतर जो करुणा है, वह करुण तत्व अगर नहीं है, केवल जमाऊ मामला है, तो स्थायी महत्व का साहित्य कैसे हो सकता है। तो फिर भी हम सभी को आशान्वित और उम्मीद वाला होना चाहिए। तो वर्तमान हालात को देखते हुए काशी के साहित्य या साहित्यकारों पर, या हिंदी साहित्य एक बड़े फलक पर कि साहित्य क्या समसामयिक विषयों पे, राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर किस तरह से अपनी भूमिका निभा पा रहा है साहित्य और साहित्यकार। देखिए, साहित्य और साहित्यकार वह कोई अलग तरह का प्राणी तो है नहीं, समाज का ही न प्राणी है। तो जैसे समाज के सारे जितने वर्ग हैं, सब में समझदारी आ गई, तो साहित्यकारों में भी वो समझदारी आ गई। साहित्यकारों में भी भाई वह समय वाला, ये कैसे कहिएगा कि भाई अगर आपको कहीं साहित्य रचना पर ही आप अगर जीवित हैं, जी जी, तो आप अपने पेट का ख्याल न रखिए, पेट के लिए उद्यम न करिए, ये कैसे कहा जा सकता है। लेकिन बनारस की जो परंपरा रही है पुरानी, वो भारतेंदु की हो या कबीर की हो, जी, ऐसा है ना कि वो परंपरा कभी मरेगी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आपको दिखाई पड़ता होगी, अभी बहुत जीवित नहीं है। और सही बात है कि जो सत्य होता है, सत्य तो सीमित मात्रा में होता है ना, ये हर दौर में रहा है, इस तरह हर दौर में रहता है। जी जी जी, तो इसी में से प्रसाद निकलेंगे, इसी में से प्रेमचंद निकलेंगे, समय उसको फरियाएगा कि हाँ भाई इस दौर के कोरोना काल के ये प्रसाद ये प्रेमचंद से निकले हैं, जी तो जी, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी, उपयोगी और प्रेरक बातचीत आपसे हुई। इतने विस्तार से आपने साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। धन्यवाद।